नमस्कार साथियों। शिक्षा शास्त्र की एक और क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है निकेत। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर लाइक सब्सक्राइब शेयर करें और शिक्षा शास्त्र विषय से जुड़े हैं तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन की क्लास शुरू की गई है जिसमें 3 लेक्चर हो चुके हैं अलग अलग टॉपिक्स पे, उसके कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, उसके स्कोप्स क्या रहे हैं, उसके प्रिंसिपल क्या रहे हैं, कैसे यूटिलाइज करना है। तो उसी को हम कंटिन्यू करते हुए आज उसका चौथा लेक्चर होगा कि जो कि एजुकेशनल मैनेजमेंट यानी शैक्षिक प्रबंधन की बात करेंगे कि शैक्षिक प्रबंध क्या होता है या शैक्षिक प्रबंधन को हम कैसे यूज करते हैं, उसको समझेंगे कि एक्चुअल में है क्या। अगर हम बात करें इसको तो शैक्षिक जो वर्ड है हमारा ये सीधे सीधे कहता है कि भाई शिक्षा के क्षेत्र से जो चीजें जुड़ी होंगी। यानी यहाँ पे 2 वर्ड है आपके पास शैक्षिक प्रबंध है। तो पहला ही वर्ड जो है शिक्षा, इस शिक्षा से जितनी भी चीजें जुड़ी होंगी तो भाई शिक्षा के क्षेत्र से। प्रबंध का मतलब मैनेजमेंट, मतलब यहाँ व्यवस्था से होता है कि कोई चीज हम एक सिस्टमेटिक तरीके से कर पाए। तो यहाँ पे इसके लिए एक मीनिंग लिख दी है प्रबंध के लिए व्यवस्था, और इसको यहाँ पे डिफाइन किया गया है कि शिक्षा से संबंधित व्यवस्था ही शैक्षिक प्रबंध है। कि जब अगर हम शिक्षा से जोड़ के किसी चीज को एक सिस्टमेटिक तरीके से लाएंगे तो वही हमारा क्या हो जाता है, शैक्षिक प्रबंध हो जाता है। इसके लिए यहाँ पे लिखा है कि शैक्षिक प्रबंध शिक्षा के क्षेत्र में वांछित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए की जाने वाली प्रक्रिया है। एक सेकेंड। प्रक्रिया है। अब ये ठीक। तो इस शैक्षिक प्रबंध कह रहे हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में जो उसके लक्ष्य होते हैं, जो भी हमारे वांछित लक्ष्य होंगे जो हमें पाना है। वांछित लक्ष्यों का मतलब होता है कि जिन लक्ष्यों को हमें फुलफिल करना है, जो हमारा उद्देश्य है, जो हमें चाहिए, उनकी प्राप्ति के लिए जो एक की जाने वाली प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, शैक्षिक प्रबंध। इसी में एक लोगों की डिफिनीशन है टेरी की। टेरी ने 1968 में डिफिनीशन दी थी कि मैनेजमेंट इज द प्रोसेस। देखो वही चीज है ना कि यहाँ पे मैंने प्रक्रिया बताया था, जिसमें कहता है कि ये प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, एक्टिव एक्टिंग एंड कंट्रोलिंग to determine and accomplish the objective by using people and resource। यहाँ पे एकदम सामान्य भाषा में मैंने वो बात की है, और बाकी इनकी डिफिनेशन में वही चीज को ब्रॉड तरीके से रख दिया गया कि भाई अगर हम मैनेजमेंट के यूज कर रहे हैं तो ये क्या है, एक प्रक्रिया है। एक प्रक्रिया के द्वारा हम क्या करते हैं, नियोजन कर रहे हैं। नियोजन कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास एक संस्था होगी, भाई बिना संस्था के तो काम नहीं करेंगे। हम यहाँ पे सक्रिय रूप से काम करेंगे, नियंत्रण रहेगा। भाई अगर 4 लोग हैं तो 4 लोग अगर बिना कंट्रोलिंग के काम करवाओगे तो वो मनमर्जी का काम करेंगे और काम भी सही तुम्हें पूरा नहीं हो पाएगा। लेकिन उन पे जब नियंत्रण रहेगा तो उस काम को वो सही तरीके से करेंगे। तो वही चीज कर रहे हैं। टू डिटरमाइन, कि भाई हम निर्धारित कर देंगे और उसको प्राप्त करेंगे, किस चीज को, अपने उद्देश्यों को। बाय यूजिंग, किसका, हम किसका यूज करेंगे, पीपुल यानी लोगों का, या जो हमारे पास स्रोत होगा यानी जो सोर्स होगा। तो वही चीज यहाँ पे टेरी कह रहा है कि मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एक्टिव एक्टिंग एंड कंट्रोलिंग टू डिटरमाइन एंड अकम्प्लिश द ऑब्जेक्टिव बाय यूजिंग पीपुल एंड रिसोर्स। भाई मुझे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना है, उसके लिए मैं प्लान करूंगा, संस्था को जोड़ूंगा, सक्रिय तरीके से काम करवाऊंगा, लोगों पे नियंत्रण रखूंगा, अपने लक्ष्यों की ओर एक निर्धारित करके उसको पूरा करूंगा, चाहे पीपुल की सहायता यानी लोगों की सहायता से लेके, चाहे अपने जो मेरे पास सोर्स है। वहां पे वो चीज एकदम सिंपल लाइन में थी, यहाँ पे थोड़ी डिफिनीशन के रूप में है। और अगर आगे बात करें तो एक प्रबंधक है ड्रकर। ड्रकर कहता है कि प्रबंधन किसी संस्थान का जीवन रक्त होता है, लाइफ ब्लूड होता है। उनका मानना है कि अगर किसी भी संस्था में अगर मैनेजमेंट का काम हो रहा है तो संस्था सुचारू रूप से चलेगी और वो अच्छे से चलेगी। लाइफ ब्लूड का है मतलब होता है कि आपका जीवन रक्त। अगर आप ऐसे समझ लो कि अगर आपकी बॉडी में से ब्लड ही ना हो तो आप एक्टिविटी नहीं कर पाएंगे। वीकनेस, बहुत चीजें, जैसे अगर देख लो, ज्यादा दूर मत जाओ, अगर आपके अंदर शरीर में सिर्फ हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए तो आपको थकान, कमजोरी, चक्कर आने लग जाते हैं। तो उसी तरह यहाँ पे है, लाइफ ब्लूड कह रहा है, ये कह रहा है कि भाई अगर ये चीज ना हुई यानी संस्था में प्रबंधन नहीं हुआ तो चीजें सही तरीके से काम नहीं कर पाए। इवन एक अर्थशास्त्री हैं जोसेफ ए शुम्पीटर,
वो कहता है कि प्रबंधन वृद्धि का इंजन है, यानी प्रबंधन जिस जगह पे होगा वहां पे वृद्धि ज्यादा होगी। जैसे इसको ऐसे समझ लो, ये हमारे यहाँ की रेलगाड़ी होती है ऐसे और जुड़े होते हैं, लेकिन अगर इंजन ना हो तो क्या ये डिब्बे जो हैं अपने आप चल पाएंगे? कभी नहीं चल पाएंगे, क्योंकि इंजन उनको चाहिए ही चाहिए, और इंजन के बिना डिब्बे नहीं काम कर पाएंगे। तो वही चीज यहाँ पे भी कह रहा है कि प्रबंधन क्या है, वो क्या मान रहे हैं, प्रबंधन को इंजन ही तो मान रहे हैं। भाई एक इंजन है जिसके बिना काम नहीं किया जा सकता, यानी मैनेजमेंट होना बहुत जरूरी है। अब बात कर लेते हैं इसकी विशेषताओं की, कि भाई अगर मैनेजमेंट है तो इसकी क्या क्वालिटी हो सकती है। तो इवन ये डिफिनेशन टेहरी की जो याद कर लेगा, जिसमें मैक्सिमम क्वालिटीज आ जाती हैं, पर यहाँ पे थोड़ा डिटेल में देंगे कि भाई लक्ष्य परक होता है। लक्ष्य परक मतलब गोल ओरिएंटेड होता है, कि जो मेरा उद्देश्य होगा मैं उस पर पूरा फोकस करूंगा और मुझे वही चाहिए। दूसरा सार्वभौमिक होता है, यूनिवर्सल होता है, क्योंकि कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं होगा, कोई भी ऐसी संस्था नहीं होगी, कोई भी ऐसा स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल कुछ भी ऐसा नहीं होगा जहाँ पे मैनेजमेंट ना चल रहा हो। बिना मैनेजमेंट के तो काम ही नहीं किया जा सकता। इवन आप अपने डेली लाइफ में भी मैनेज करके ही चलते हैं ना, कि यार चीजें मैं कहाँ से कैसे किस टाइम पे क्या करना है, ये भी मैनेजमेंट का ही एक एग्जाम्पल है। एक सामाजिक प्रक्रिया है, कि अगर आप संस्था में काम कर रहे हैं तो वहाँ 40 लोग, 4 लोग, 5 लोग कुछ होंगे, तो आप सोशल होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि ये सामूहिक प्रक्रिया है, कि समाज को भी लेके चलते हैं और सोशल होते हैं। सत्तात्मक व्यवस्था होती है, यानी अथॉरिटी होती है, कि व्यवस्था में भी क्या होता है, प्रबंधन में भी एक हेड होता है ना, कि जो निर्देश देगा। ऐसा तो नहीं कि कई सारे होंगे, तो सत्तात्मक व्यवस्था होती है। इसको ऐसे समझ लो, सत्तात्मक व्यवस्था, यहाँ पे हेड होता है और फिर इसके नीचे ऐसे ही करके वर्कर होते हैं। विज्ञान एवं कला का समन्वय होता है प्रबंधन, क्योंकि इसमें हम विज्ञान को भी यूटिलाइज करते हैं और कला, इवन शिक्षा शास्त्र वगैरह जहां भी जुड़ा रहेगा तो शिक्षा शास्त्र को विज्ञान एवं कला दोनों माना जाता है। तो फिर शैक्षिक प्रबंधन हो रहा है तो शैक्षिक प्रबंधन में विज्ञान कला दोनों आएंगे ही। इसके बाद ये कह रहा है कि प्रभावी नेतृत्व एवं प्रेरणा प्रदान करता है। अगर प्रबंधन कोई कर रहा है तो वो अच्छा क्या करता है, लीडरशिप बनता है और लोगों को मोटिवेट करता है कि हाँ आप कर सकते हो, आप करने की क्षमता रखते हो। संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग करना सिखाता है, कि आपके पास जो भी रिसोर्स हैं या भी जो भी सोर्स पर्सन है उनको बेस्ट तरीके से यूज करने की बात करता है, कि ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके पास साधन बहुत हो लेकिन आप यूज ना कर पाओ तो क्या मतलब है ऐसे सोर्स का। तो वो ये सिखाता है कि संसाधन जो भी हो उनका हम बेस्ट यूज करेंगे। और ये कहता है कि प्रबंधन अप्रत्यक्ष शक्ति है, यानी ये जो मैनेजमेंट होता है इनडायरेक्टली भी काम करता है। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली हम आदेश देते हैं। कई बार क्या होता है, अगर कॉलेज से या स्कूल से आपको होमवर्क मिलता है, 2 दिन की छुट्टी होती है, लेकिन फिर भी आप सोचते हो कि यार नहीं पहले होमवर्क पूरा कर लें, लेकिन वहां पे कॉलेज में एक ही दिन दिया गया कि आज दे दो। जैसे आज मान के लो कि आज थर्सडे है, फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन की छुट्टी है, और सर ने कहा है भाई आप लोग मंडे को आओगे यानी सोमवार को आते हो तो मैं सबका होमवर्क चेक करूंगा। लेकिन क्या होता है कि आप आते हो, सर ने एक बार कह रखा है, लेकिन आके घर पे 1 या 2 दिन मस्ती करने के बाद लेकिन तीसरे दिन हर हाल में अपना होमवर्क पूरा कर लेते हो। क्यों भाई, उसने तो एक बार कह दिया था शिक्षक ने, लेकिन आप क्यों करते हो, क्योंकि इनडायरेक्टली उसका इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये सारी चीजें क्या थी, एजुकेशनल मैनेजमेंट से रिलेटेड थी, कि एजुकेशनल मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, और एक दो हमने डिफिनेशन जानी। नेक्स्ट क्लास में हम लेवल ऑफ मैनेजमेंट की बात करेंगे, कि मैनेजमेंट के स्तर क्या हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट क्लास का टॉपिक होगा कि लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्या है। और एक बार फिर कह रहा हूँ यार, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। शेयर करने के या सब्सक्राइब करने के किसी को पैसा नहीं लगता, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है।